नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब मंच पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। उनके पास उनका स्वागत करूं उससे पहले आपको बताऊं कि कल यानी रविवार 14 दिसंबर पूरी दिल्ली कांग्रेस ने भर दी थी। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर आदमी था। रैली की बढ़ती भीड़ देखकर बीजेपी हड़कंप मचा हुआ था और उससे चंद घंटे पहले एक ऐसे शख्स से प्रियंका गांधी की 2 घंटे बंद कमरे में सीक्रेट बात होती है। उस बात के बाद बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ था और आपने देखा कि कल शाम 5 बजते बजते जो कहीं चर्चा नहीं थी, बड़े बड़े धुरंधर पत्रकार देखते रह गए, बड़े बड़े धुरंधर नेता देखते रह गए। एकाएक एक पर्चा आया कि बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। मैंने तत्काल फोन लगाया संतोष जी को। संतोष जी बोले बस जस्ट अभी आया है। हम लोग भी हतप्रभ थे, हुआ क्या? अभी तो जश्न उत्तर प्रदेश भी विश्व के 7वें नंबर पर आता है जनसंख्या में, उसके प्रदेश का जश्न मनाना था। लेकिन चूंकि राहुल गांधी की भीड़ की रैली का जश्न इतना बड़ा हो गया था, वो जश्न फीका पड़ गया था और मीडिया में स्पेस पा चुका था। हेडलाइन सुबह को मैनेजमेंट होनी थी, बदलनी थी, तत्काल ऐलान हो गया। लेकिन कांग्रेस कमजोर कहां पड़ने वाली थी? जो प्रशांत किशोर मोदी को लेके आए थे उनसे बातचीत हो गई है। संतोष जी को कुछ पता लगा है तो सीधा संतोष जी के पास रुख करेंगे। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और कल एक बात कहना भूल गया था जो मुझे आज किसी ने याद दिलाई, मैंने कहा वो कह दूं। और नितिन नवीन साहब निश्चित तौर पर शो देखेंगे हमारा। आज तो उनके पास समय नहीं मिला, लेकिन कल उनको जो नितिन कहकर बुलाया करते थे, आज वो माननीय अध्यक्ष जी कहकर बुला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, हमें इसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। मैं उनको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहूंगा कि ये पूरा वाकया शायद मुझे लगता है कि 2017-18 के बीच का कोई वाकया है। नीतीश जब पलटी मारे थे, कुछ इस तरह का, मुझे दिन एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मचारी ने, कार्यकर्ता नहीं शिव जी, ध्यान से कहूंगा मैं, भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मचारी ने नितिन नवीन को फोन किया। नितिन नवीन ने उनका नाम लेते हुए कहा, हाँ भैया बताइए। कर्मचारी को भैया कहा नितिन नवीन ने, और उस कर्मचारी ने कहा कि नितिन जी आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। और ये चीजें एक दो लोगों को पता लगी तो ये था कि मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी अपना बना नहीं पाई। तो अब एक बड़ी जिम्मेदारी, तो जिस व्यक्ति ने उन्हें उस समय फोन करके ये बताया था कि आपको बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं अमित शाह जी, उनको धन्यवाद जरूर करना चाहिए अगर नितिन नवीन जी को उनका नाम याद हो तो। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वो मौजूद थे उनका स्वागत करने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से ट्रैप में फंसने जा रही है शिव जी? ट्रैप किसका? भारतीय जनता पार्टी का। और मैं फिर से दोहरा देता हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी 2021 से भारतीय जनता पार्टी ने कर दी थी, और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या 2026 से ही भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है? या फिर जिस बात की आशंका मैं जता रहा हूं, या जिस बात की खबर मुझ तक उड़ती उड़ती पहुंची है, मैं अभी कंफर्म नहीं हूं कि ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन एक उड़ती उड़ती खबर यह पहुंची है कि 2027 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव करवाए जा सकते हैं। और एक सवाल जो मैंने दिन में अपने शो में उठाया था, वो सवाल दोबारा से मैं दोहरा देता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी नानाजी देशमुख की तरह सत्ता के पीक पर रहकर रिटायर होना चाहेंगे, या नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की तरह चुनाव हार कर रिटायर होना चाहेंगे? क्योंकि 2002 के बाद ऐसे दो मौके आए शिव जी, जब ये लगा कि लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही मौकों पर एक शब्द का एक शिगुफा छोड़कर वो निकल लिए कि न टायर्ड न रिटायर्ड, पता नहीं क्या क्या कहा, और पूरी की पूरी भाजपा नतमस्तक हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने रहे। आज तक ये सवाल रह रहकर उठता है कि अगर 2002 या 3 में अटल बिहारी वाजपेयी ने रिटायरमेंट ले ली होती और 2004 का लोकसभा चुनाव बतौर प्रधानमंत्री अगर लालकृष्ण आडवाणी लड़ते, तो क्या चीजें दूसरी होती, क्या चीजें बेहतर होती? क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में 2004 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 7 सीटों का अंतर था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को 135 सीटें मिली थी, और सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को 142 सीट मिली थी। और इस देश के एक बड़े उद्योगपति जो थे, वो दिल्ली में बैठे हुए थे, सरकार बनाने बिगाड़ने के खेल में रमे हुए थे। तो खैर, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, वापस अपने एजेंडे पे आएंगे। तो क्या अब
नरेंद्र मोदी रिटायर होके किसी और को कमान सौंप के वो राष्ट्रपति भवन जाना पसंद करेंगे, या चुनाव तक वो वेट करेंगे, या मध्यावधि चुनाव होगा? इसमें कई सवाल है जिसके जवाब मेरे पास अभी नहीं। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को लेकर अभी तो संशय है, ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड कुछ नहीं कहा गया। प्रियंका गांधी से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा ये भी कोई न्यूज है? तो उन्होंने इस मुद्दे को घुमाने की कोशिश करी, और जब नेता जलेबी की तरह कुछ घुमाने की कोशिश करता है तो यकीन मान लीजिए कि आपने जो सवाल पूछा वो सवाल सही। यानी मुलाकात हुई है, 2 घंटे हुई या 4 घंटे हुई या 3 घंटे हुई या 1.5 घंटे हुई, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में प्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। इससे पहले जो 2021 में मुलाकात हुई थी शिव जी, उसमें बाकायदा एक बड़ा प्रेजेंटेशन दिया गया था कांग्रेस पार्टी के रिवाइव करने के। तो क्या कांग्रेस के अच्छे दिन ला पाने में राहुल गांधी सक्षम नहीं है? क्या कांग्रेस के अच्छे दिन अब राहुल गांधी की बजाय प्रियंका गांधी लेकर आएंगे? क्या कांग्रेस के अच्छे दिन कभी आएंगे भी या नहीं आएंगे? या कांग्रेस बार बार भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंसती हुई नजर आएगी? 2024 के लोकसभा चुनाव में अचानक 99 सीटें कांग्रेस पार्टी की कैसे आ गई? इससे भी बड़ा सवाल, 2009 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जितने विधायक नहीं थे कांग्रेस के पास, उतने सांसद, उससे ज्यादा सांसद जीतकर कैसे आ गए? ये तमाम सवाल है जो कांग्रेस नेताओं को लगातार मथते रहे। और मैं हमेशा कहता हूं, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए जितने मजबूत सत्ताधारी दल की जरूरत होती है, उतना ही मजबूत विपक्षी राजनीतिक दल भी होना चाहिए। अगर विपक्ष बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा तो सत्ता निरंकुश हो जाती है, उस पर कंट्रोल नहीं हो पाता। चेक एंड बैलेंस वाली व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी पर आज चर्चा करने आया। मुद्दा ये नहीं है कि प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई। मुद्दा यह है कि क्या कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करने को तैयार है? क्या कांग्रेस अपने आप को बदलने को तैयार है? और अगर कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे तो क्या वो राहुल गांधी ला पाएंगे, या प्रियंका गांधी लेके आ पाएंगी, या फिर उनके लिए उन्हें प्रशांत किशोर की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले प्रशांत किशोर को जानना और समझना बहुत जरूरी है। 2014 नरेंद्र मोदी का पूरा प्रचार अभियान चलाया उन्होंने। सोशल मीडिया को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, फेसबुक और ट्विटर, अभी तो एक्स हो गया, उस समय ट्विटर होता था, उसका इस्तेमाल करके कैसे चुनाव जीता जा सकता है, ये इस देश के राजनीतिक दलों को प्रशांत किशोर ने 2014 में ही सिखा दिया था। कांग्रेस पार्टी उसको 2019 में भी नहीं सीख पाई थी, 24 में थोड़ा बहुत वो सीखी। अब दूसरी चीज पे आ जाइए, जो सबसे बड़ी चीज है। प्रशांत किशोर ही वो नेता थे जिनको अमित शाह के कहने पर नीतीश कुमार ने अपने घर में भी जगह दी थी और अपनी पार्टी में भी बड़ा पद दे दिया था। ये नीतीश कुमार ने स्वीकार कर। आपको क्यों लगता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी से अलग है? ये तमाम दर्शकों को क्यों लगता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी से अलग है? मैं प्रशांत किशोर पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन अभी तक प्रशांत किशोर ने अपने इस चीज को साबित नहीं किया है। पिछली बार, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया उन्होंने उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी में पंजाब में चुनाव लड़ाने में भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि संगठन नहीं था। पंजाब में कर पाए क्योंकि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा नेता था उनके पास। इससे पहले के विधानसभा चुनाव जो पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के लिए उन्होंने किया, दम ठोक कर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, सीट भी उन्होंने बता दी, वो बात ठीक है। लेकिन बीजेपी की विधानसभा सीटों की संख्या 3 से बढ़कर शायद 73 हो गई पिछली बार के विधानसभा चुनाव में। ये कई चीजें हैं जो आपको बताती है। फिर आप बिहार गए थे क्या करने के लिए? क्रांति का प्रतीक बन के, बदलाव का प्रतीक बन के। आपने कहा कि मैं बिहार में रहूंगा, या तो 150 से ऊपर जाऊंगा या 10 से नीचे जाऊंगा। जनता ने नीचे जाने लायक भी कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा उनके पास। ऊपर लायक फिर भी नहीं उन्होंने, कुछ। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि मैं बिहार के लिए लड़ता रहूंगा। और अब उनकी प्रियंका गांधी से मुलाकात और फिर ये कहना, ये निकल कर आना, खबरें आ रही है कि वो विलय करने को तैयार है। मैं ये जानता हूं, मुझे लगता है कि नहीं, वो विलय जन स्वराज पार्टी का नहीं करेंगे, एक चांस वो जरूर लेंगे। अगर प्रशांत किशोर विलय करते हैं तो फिर मैं अपनी गलती मान लूंगा कि मैं बिहार की राजनीति और प्रशांत किशोर को समझने में कामयाब नहीं हो पाया, और मैं अपनी गलती ये भी मान लूंगा कि कांग्रेस को समझने में भी कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन पिछली बार बात टूटी कहां थी शिव जी, ध्यान से सुनिएगा इस बात। 2021 2021 में कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के सामने प्रशांत किशोर ने एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन दिया था, कई घंटों का प्रेजेंटेशन, मैराथन प्रेजेंटेशन, कि चुनाव कैसे जिताया जाएगा कांग्रेस पार्टी। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस पार्टी में बड़ा पद चाहिए, मतलब कांग्रेस पार्टी को मैं ही चलाऊंगा, अध्यक्ष बना दीजिए। या अध्यक्ष आप नहीं बना सकते, उस समय शायद सोनिया या पता नहीं राहुल गांधी अध्यक्ष थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन अगर अध्यक्ष नहीं बनाओगे तो मुझे संगठन की भूमिका दे दो, यानी राष्ट्रीय संगठन महासचिव बना दो, संगठन में पूरा चलाऊंगा।
लगभग लगभग गांधी परिवार तैयार भी हो गया था, लेकिन अचानक उनको किसी ने बताया कि भैया आप पूरी की पूरी पार्टी को ठेके पे दे दोगे क्या, पूरी की पूरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दोगे आप। लेकिन बात तो बिगड़ गई। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो आइडिया बताया, उस आइडिया के तहत राहुल गांधी आगे बढ़े, 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसमें वो 99 सीटें जीत के आए। लेकिन वो कहते हैं ना कि बिल्ली आपको गुर तो सिखाती है, लेकिन एक दो चीजें तो फिर भी आपसे छुपा ले जाती है। 2017 का विधानसभा चुनाव, राहुल गांधी के सामने एक नेता ने 2017 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया था। मैं सिर्फ राहुल गांधी से इतना ही कहूंगा कि जरा उस नेता की खोजबीन करके ये पता कर ले कि वो प्रेजेंटेशन उनका था या किसी और ने दिया था। किसी और का प्रेजेंटेशन चुराकर राहुल गांधी गुजरात में लड़े, पुरजोर तरीके से लड़े और लगभग जीतने की हालत में पहुंच गए थे। बीजेपी को पहली बार उन्होंने 100 से नीचे लाकर पटक दिया था गुजरात में, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन रह गया था, मुझे लगता है 12, 13, 14 सीटों का मार्जिन शायद रह गया था। अब आते हैं असली खबर पर। क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी को जीत दिला सकते हैं? शायद नहीं दिला सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी को जो जीत उन्होंने दिलाई वो एक अलग माहौल था, बदलाव का माहौल था। अन्ना आंदोलन से जो उपजा, मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ जो गुस्सा था, कैग की रिपोर्ट थी, कई सारी चीजें उसको एड ऑन कर रही थी, उसमें उन्होंने किया। पंजाब में जिताया तो उसमें अमरिंदर सिंह की भूमिका को आप नकार नहीं सकते। पश्चिम बंगाल में जिताया तो उसमें ममता बनर्जी की भूमिका को आप नकार नहीं सकते। जिस जिस राज्य में वो गए चुनाव जिताने के लिए, जैसे बिहार में उन्होंने एक समय नीतीश कुमार और लालू यादव के गठबंधन को जिताया था, तो उसमें उनकी भूमिका ठीक है, होगी थोड़ी बहुत, लेकिन नीतीश और लालू मिल जाए तो वैसे भी उनको जीतना है, इस बात में कोई इनकार नहीं कर सकता। तो क्या कांग्रेस को प्रशांत किशोर की जरूरत है? मैं सीधे कहूंगा कि जरूरत नहीं है। क्या प्रशांत किशोर को कांग्रेस की जरूरत है? मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि प्रशांत किशोर को आज की तारीख में बिहार की जरूरत है, और वो बिहार में ही लगे रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल मैं अपने दर्शकों से पूछता हूँ, क्या प्रशांत किशोर को प्रियंका गांधी से मिलने के लिए किसी राजनीतिक दल के बड़े नेता ने कहा? और ये सवाल मैं क्यों उठा रहा हूं, जिस दिन से प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद का चुनाव जीत कर आई है, उस दिन से पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम ये साबित करने में लगा हुआ है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बेहतर नेता है। भाई बहन को लड़ाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। बीजेपी के तो कई नेता भाई बहनों के संबंधों को लेकर ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुके हैं जो अपने आप में घिनौने पोस्ट है। भाई बहन को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, बार बार लड़ाने की कोशिश की जा रही है। और राहुल की मांग पर वायनाड के लिए कुछ न करना, और प्रियंका गांधी की एक बार मांग पर तुरंत अमित शाह का बुला के पूरा वो उसको मंजूरी दे देना, और प्रियंका गांधी जैसी सोशल मीडिया पर तारीफ करती है उस तारीफ को बहुत ज्यादा वायरल करना, ये कोशिश सीधे सीधे की जा रही है। कल की जो 5 लाख की भीड़, वो तो एक नमूना था, एक एग्जाम्पल था। कांग्रेस पार्टी रिवाइव के पाथ पर चल रही है, बिल्कुल सही बात। यही मौका बीजेपी को लगता है कि अगर राहुल गांधी इसी पैटर्न पे चलते रहे तो 2029 में खेला हो जाएगा, तो पहली कोशिश भाई बहन को लड़ाओ। अब प्रशांत किशोर को अगर कांग्रेस पार्टी में काम चाहिए, अगर कांग्रेस पार्टी में उनको बड़ा पद चाहिए, तो उनको पता है कि प्रियंका गांधी नहीं दिला सकती उनको। शिवजी, मैं क्लियर कट बताता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रियंका गांधी से मिले, क्यों? ताकि ये राहुल गांधी को एक संदेशा दिया जा सके। और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, कांग्रेस के नेताओं से प्रियंका गांधी अपने घर पर नहीं मिलती, वो या तो 10 जनपद पे मिलती है, राहुल गांधी के घर पर मिलती है, ताकि दो पावर सेंटर ना बने। लेकिन बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम काम करता है कि दो पावर सेंटर बने। अब प्रशांत किशोर ने किसी के कहने पे मुलाकात की, या प्रशांत किशोर ने खुद मुलाकात की, लेकिन ये खबर लीक हुई तो कहीं ना कहीं से तो लीक हुई, और ये खबर कांग्रेस के खेमे से तो लीक नहीं हुई है। अब ये खबर कहां से लीक हुई है, उस पर भी देखना चाहिए। तीसरी बात कि प्रियंका गांधी, वो कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई, महासचिव बना के दी गई थी। क्या हुआ उस चुनाव में? प्रियंका गांधी के जो इर्द गिर्द के लोग थे, उन पर कई तरह के आरोप लगे। यूपी के एक प्रदेश अध्यक्ष तो बिल्कुल बिफर पड़े थे, और ये आरोप सीधे सीधे भ्रष्टाचार के लगे थे जब आप सत्ता में नहीं थे। जब कांग्रेस पार्टी अपने रिवाइवल की तरफ जा रही थी, कांग्रेस पार्टी कुछ सीटें जीत कर ये बताना चाह रही थी कि उत्तर प्रदेश में हम जिंदा है, उस समय अगर प्रियंका गांधी की टीम के नेता ये कर रहे थे, तो आप मान के चल लीजिए कि प्रियंका गांधी इससे अपने आप को अलग थलग नहीं कर सकती। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आपकी टीम के कोई लोग, मान लीजिए शिवजी, अगर आपकी टीम के लोग या आपके स्टाफ में कुछ गलत करते हैं, एक दिन गलत करते हैं, 2 दिन गलत करते हैं, कोई आपके पास शिकायत लेकर पहुंचता है, आप फिर भी कार्रवाई नहीं करते, तो इसका मतलब आपकी मूक सहमति है। इसका मतलब आपकी मूक सहमति है। तो जिस नेत्री ने
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को फिर से स्थापित करने में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया, क्या वो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है? इस सवाल का जवाब तो मैं कहूंगा कि दर्शक ही बताए। हमने राहुल गांधी और अडानी की मुलाकात वाली स्टोरी करी थी, कांग्रेसी का इकोसिस्टम पूरा हम पे टूट पड़ा था शिव जी, जो मैंने स्टोरी करी थी। उन इकोसिस्टम को फिर बता देता हूं मैं फिर दोबारा बता देता हूं कि ना तो मैं कांग्रेसी हूं, ना तो मैं भाजपाई हूं। हाँ, आपको लगता होगा कि मैं सरकार की आलोचना करता हूं तो कांग्रेसी हो गया, नहीं भैया, जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। सरकार की आलोचना इसलिए करता हूं, प्रधानमंत्री की आलोचना इसलिए करता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि पत्रकारिता का पहला धर्म सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल पूछना होता है। इसका मतलब मैं कांग्रेसी खेमे का नहीं हो गया हूं और आज तक कांग्रेस हेडक्वार्टर नहीं गया हूं। जब से डिजिटल दुनिया में आया हूं, या शायद उससे भी पहले 5-6 साल पहले तक, पिछले 9-10 सालों में कांग्रेस का हेडक्वार्टर भी नहीं गया हूं, कांग्रेस के नेताओं से भी नहीं मिला हूं। इसलिए कांग्रेसी मत समझिए, मैं विशुद्ध रूप से पत्रकार हूं। दिक्कत क्या है कि आजकल चश्मे वही हो गए हैं कि या तो आप इधर के हैं या उधर के हैं। उस चश्मे को बदलिए भाई साहब, हम ना इधर के हैं ना उधर के हैं, हम तो सिर्फ तथ्यों के साथ आपके सामने रखते हैं। तो अगर इस पर भी किसी को एतराज हो तो 3-4 सवालों के जवाब दे देना। प्रियंका गांधी यूपी में क्या कर पाए? वायनाड भूल जाइए, वायनाड तो कांग्रेस का होल्ड वाला सीट है। या प्रियंका गांधी को और कोई भी जिम्मेदारी दी गई तो वो क्या कर पाए? बल्कि एक वाक्य मैं और बता देता हूँ। जब राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ा, सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी, तब राहुल गांधी का यह कहना था कि गैर गांधी परिवार से किसी को अध्यक्ष बना दिया जाए। सोनिया गांधी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम्हें नहीं बनना है, मैं बनना नहीं चाहती, अंतरिम बन गई हूं, लेकिन मैं पूर्णकालिक बनना नहीं चाहती, तो प्रियंका गांधी को बना देते हैं। राहुल ने सीधे सीधे कहा कि नहीं, गांधी परिवार से इतर हमें चाहिए। तो प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी मिलेगी, आने वाले दिनों में जिम्मेदारी मिलेगी। वो राष्ट्रीय महासचिव, जैसे मंत्री होते हैं ना विदाउट पोर्टफोलियो, मंत्री होते हैं विदाउट पोर्टफोलियो, तो प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव विदाउट पोर्टफोलियो है, क्योंकि उनके पास आज की तारीख में किसी भी राज्य का प्रभार नहीं है। लेकिन अब से कुछ दिन पहले हमने स्टोरी भी करी थी एक, अब से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के नेताओं की एक बैठक हुई थी, जिसमें अजय मिश्रा मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, जिसमें आराधना मिश्रा मौजूद थी, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की जो नेता थी, जिसमें कांग्रेस के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे भी मौजूद थे, उसमें प्रियंका गांधी मौजूद थी। तो अनऑफिशियली प्रियंका गांधी को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश थमा दिया गया है, ये कहकर कि 2027 के विधानसभा चुनाव में आप उत्तर प्रदेश को देखिए। तो प्रशांत किशोर की मुलाकात होना प्रियंका गांधी से और इस खबर का लीक होना, आप ये इससे अंदाजा मत लगाइए। मैं अपने दर्शकों को कहूंगा, कांग्रेस पार्टी में प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का विलय करने नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर को कोई काम देगी या नहीं देगी, ये तो मैं अभी नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी, मान लीजिए प्रियंका गांधी कहेगी कि उत्तर प्रदेश का काम ले लो, उत्तर प्रदेश का काम प्रशांत किशोर नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिता नहीं सकते। पूरी मेहनत भी कर लेंगे, कांग्रेस मान लीजिए गठबंधन में भी 65-70 सीटों पे लड़ेगी, तो जीतेगी कितनी? तो उत्तर प्रदेश का काम उनको वो चाहिए, अखिलेश तो से बात अखिलेश कर यादव रहे हैं, का। वो अखिलेश से भी बात कर रहे हैं। संतोष जी, ये भी खबर आ गई है कि अखिलेश जी की भी प्रशांत किशोर से बात हो रही है। अभी अखिलेश आंध्र प्रदेश के दौरे पर गए थे, केसीआर और केटीआर से मिले थे, उनका काम भी एक जमाने में लिया था इन्होंने। तो जब तक अखिलेश हाथ में नहीं आएंगे तब तक उत्तर प्रदेश को लेने का कोई मसला नहीं। तो ये राजनीतिक मसला नहीं है, ये भी मैं दोहरा देता हूं, ये विशुद्ध रूप से व्यापारिक मसला है कि अगर उत्तर प्रदेश का काम उनके जो संस्था है चुनाव रणनीति बनाने वाली, उनको मिल जाए, और इसके लिए उनको पूरा गठबंधन का चाहिए होगा, यानी अखिलेश यादव अपने पूरे गठबंधन की एक तरह से चुनावी रणनीति बनाने का दायित्व उनको सौंप सके। लेकिन फिर मैं वही कहता हूं कि अखिलेश यादव क्या भरोसा कर पाएंगे प्रशांत किशोर पे? और दूसरी चीज मैं कहता हूं, समाजवादी पार्टी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग अलग है। समाजवादी पार्टी का आप ये देखिए कि मुलायम सिंह यादव, दिक्कत क्या है कि अखिलेश यादव वो कर नहीं पा रहे। मुलायम सिंह यादव देखिए, लखनऊ रहते थे तो किसको सबसे ज्यादा तवज्जो देते थे? आजम खान को। दिल्ली आते थे तो किसको सबसे ज्यादा तवज्जो देते थे? अमर सिंह को। और आजम खान और अमर सिंह के रिश्ते ऐसे थे कि दोनों एक दूसरे के सामने आ जाए तो एक दूसरे के ऊपर पता नहीं क्या बजाने लग जाए, लेकिन दोनों को साथ के रखते थे। ये मुलायम सिंह यादव की खासियत थी, और मुलायम सिंह यादव ने एक गुलदस्ता बनाया। अच्छा, मुलायम सिंह यादव के पास समाजवादी पार्टी का कोई जिलाध्यक्ष चला जाए या कोई छोटा नेता चला जाए, वो किसी को छोटा महसूस नहीं होने देते थे। वो कद बढ़ाने में यकीन करते। कद बढ़ेगा तभी तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी साख बढ़ेगी। अखिलेश यादव उस तरह का एक गुलदस्ता तैयार नहीं कर पाए। डिजिटल की दुनिया से अभी तक उतना वाकिफ नहीं है। एक नेता हुआ करती थी उनकी पार्टी में, पंखुड़ी पाठक करके, जो उनके ही अपने एक नेता की पत्नी थी,
पंखुरी पाठक जो है सोशल मीडिया एक अभियान चलाया था उन्होंने, आई लव अखिलेश करके। समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया पर पहली बार एग्रेसिव रूप से आई थी, लेकिन उसके बाद क्या प्रकरण हुआ, कैसे उनके बारे में बातें कही गई, उनके पति जो थे उन दोनों को ही समाजवादी पार्टी एक तरह से छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आना पड़ा। उस कल्चर को बदलना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी बात मैं और बता, दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने समाजवादी पार्टी का एक कार्यक्रम था, जिसमें जब अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव लड़ रहे थे, मुलायम सिंह यादव पे संशय था कि वो अखिलेश के कार्यक्रम में जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे। मुलायम सिंह यादव पहुंचे, उन्होंने कुछ सीख दी जो मैं एक अलग स्टोरी में बता चुका हूं। लेकिन अखिलेश यादव को अगर अपने गठबंधन को आगे बढ़ाना है तो उन्हें बिहार से सबक लेना होगा। जब तक समाजवादी पार्टी की रैलियों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से, मैं बराबरी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मान लीजिए कि 100 लोग आते हैं रैली में, उसमें से 30% अगर महिलाएं नहीं आ पाएंगी, तब तक यूपी का चुनाव जीत पाना बहुत मुश्किल होगा। महिला मतदाताओं पर कैसे फोकस करें, और ये प्रियंका गांधी की यूएसपी है। लेकिन ये यूएसपी अगर वो रणनीति में, चुनावी रणनीति की वो बॉस बन जाएगी, तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होगी। तो ये एक नए तरह का गणित शुरू हो गया। और मैं फिर कहता हूं कि 2027 का चुनाव तो शायद जनवरी फरवरी में होगा शिव जी। बिल्कुल। उससे पहले क्या इस देश में मध्यावधि चुनाव करवाए जा सकते हैं? क्योंकि कई तरह की हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। अचानक ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी टॉप गियर में पहुंच गई। यूपी प्रदेश अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी, फिर बिहार प्रदेश अध्यक्ष। और यहां देखिए कि जैसे ही मनोहर लाल खट्टर साहब का नाम कटा कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तुरंत उनके करीबी डीजीपी की छुट्टी कर दी। पहले तो डरे हुए थे कि भैया कहीं मनोहर लाल खट्टर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए तो पता लगे मेरी छुट्टी हो जाए। लेकिन जैसे ही उनको पता लगा कि अब खट्टर साहब का द एंड है, अब खट्टर साहब का द एंड है, जैसे ही उनको पता लगा कि द एंड है, तुरंत उनके करीबी आदमी डीजीपी की छुट्टी कर दी। तो अब तो अभी ऐसा ही है। बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। संतोष जी, मुझे एक वाकया याद आता। बीजेपी के एक मंत्री थे, वो अक्सर अपने ड्राइवर को बड़ा झिड़कते थे। हमारे ही क्षेत्र के इलाकाई विधायक हुआ करते थे। अब वो कई चुनाव से लापता हैं, राजनीतिक अस्तित्व अंधेरे में चला गया है। तो वो अपने ड्राइवर को जब झड़कते थे तो लखनऊ जा रहे थे, उसी समय सरकार गिर गई। ड्राइवर उन्हें वहीं छोड़ के चला गया। ये अक्सर होता है, नायब सिंह सैनी ने नहीं किया है। जब हम आपने किसी आदमी को दबाते रहते हैं और हमारी सल्तनत गड़बड़ाती है, तो हमारे ही अधिकारी या जो कभी अधिकारी हमारे फोन पर नाचते हैं, वो हमें ही उठा के थाने में जेल भेज देते हैं। पत्रकारों के साथ नहीं होता, ये खूब होता है, तो सबके साथ होता है। चलिए, इंतजार ये करना पड़ेगा कि इस मुलाकात का सच जल्दी सामने आए। हालांकि प्रियंका गांधी से आज पत्रकारों ने पहले यही सवाल किया जब वो संसद में घुस रही थी कि आपकी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा ये कहां सवाल है, ये खबर है, मुलाकात की खबर है। ये पूछिए पर्यावरण पर सदन में क्यों चर्चा नहीं होती। बड़ा लताड़ लगा दी, पत्रकारों का मुंह इतना सा रह गया। भैया, सदन में क्या चर्चा हो रही है इस पर ये पूछोगे कि उनसे मुलाकात में आपने क्या निकाला। तो प्रियंका बड़ी सोच समझ कर टिप्पणी करती हैं। जी संतोष जी। नहीं, यहाँ मेरा ये कहना है कि भैया, अब अगर ऑफिस से कोई एजेंडा आ जाएगा शिव जी, तो गलती संपादकों की है कि रिपोर्टरों की? नहीं, झेलना तो रिपोर्टर को पड़ता है। बिल्कुल, आपको ग्राउंड जीरो पे झेलना तो रिपोर्टर को पड़ेगा, और ये प्रियंका आपको गांधी भी बेहतरीन तरीके से समझती है। आपको पता है प्रशांत किशोर ने जब प्रशांत किशोर ने, किसने वो न्यूज 18 के पत्रकार को लताड़ लगाई थी? प्रशांत किशोर नहीं लगाई थी, नहीं, वो थे मुकेश सहनी। मुकेश सहनी। हम्म। तो आप सोचिए, झेलना तो उसे पड़ता है जो नीचे होता है। तो कम से कम सबकी इज्जत आबरू बचाए रखो। सत्ताएं जाएंगी आएंगी, लेकिन मीडिया का ये हश्र होगा, ये हम और आपने भी नहीं सोचा था। हम तो ये जानते थे किसी को फोन करते थे तो वो चाहे खबर किसी की करते थे, वो हमें सम्मान देता था, हमारी बात को सुनता था कि पत्रकार बता दे। अब तो ये बताने में शर्मिंदगी लगती है कि हम पत्रकार हैं। वो कोई परिचित हो तो उससे घुमा फिरा के फोन करा के काम, कोई हो किसी की मदद तो करा देते हैं, लेकिन अब डायरेक्ट में बड़ी शर्मिंदगी लगती है। तो चलिए नहीं, संतोष जी। इसमें तो बड़ा दिलचस्प, आपने ये बड़ा राग छेड़ दिया। थोड़ा सा मैं दर्शकों को बता दूं, देखिए, लोग कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में भी ये हुआ, कांग्रेस के टाइम में भी वो हुआ, दबाया गया, चीजों को किया गया। लेकिन दो तीन चीजें आपको माननी पड़ेगी। लालू यादव से आप तब सवाल पूछ सकते थे, दोबारा कह रहा हूं मैं, आप लालू यादव के साथ टिक टैक जो इंटरव्यू करते हैं माइक लेकर, वो तब सवाल पूछ सकते थे। वो इंटरव्यू में जो कहना है वो कहते थे, इंटरव्यू के बाद वो दिल में मलाल नहीं रखते। मुलायम सिंह यादव से आप टफ सवाल पूछ सकते थे, कई बार पूछे टफ सवाल।
लालू यादव जिन पत्रकारों को बहुत ज्यादा तवज्जो देते थे, उन पत्रकारों ने ही उनके खिलाफ स्टोरी करी। मैं रेलवे बीट लगातार कवर करता रहता था, ममता बनर्जी के खिलाफ कई स्टोरी रही, पवन बंसल के खिलाफ कई स्टोरी रही, ठीक है, लेकिन वो माइक तक ही सीमित रह जाती थी। उसके बाद वो दिल में मलाल टाइप का नहीं होता था। उसके बाद भी ममता बनर्जी मंत्री होने के बावजूद भी फ्लैट पे रहती थी, तो आप किसी तरह की भी स्टोरी कर लीजिए तो भी वो कहती थी आओ चावल मछली खाते हैं, सब लोगों को इन्वाइट करती थी। वो नौकरी छीनने के लिए संपादकों को फोन नहीं किया जाता। अब तो छोड़िए कि अब तो ऐसा हो गया है कि अब अगर उस तरह के सवाल पूछ ले, टफ सवाल पूछ ले मंत्रियों से, तो अब संपादक तो छोड़िए, सीधे मालिक को फोन मिलाने लग गए हैं। कई मंत्रियों की आदत है, 2-3 मंत्री बड़े मशहूर हो गए इस काम में कि वो सीधे मालिक को फोन मिलाते हैं, सीधे संपादक को फोन मिलाते हैं। अच्छा एक बात और बता दो, एक बार तो एक मंत्री ने ऐसे मालिक को फोन मिला दिया जो कई सारे चैनलों के मालिक तो है, लेकिन कभी चैनल के दफ्तर खुद ही नहीं गए वो, कि कैसे कामकाज होता है कैसे नहीं होता है। अपने ही चैनल के दफ्तर वो पूरी जिंदगी में आज तक वो नहीं गए। आप उनको फोन करके एक रिपोर्टर की बात कर रहे हो, उनको सिर्फ चैनल के मेन जो एडिटर इन चीफ है सिर्फ उनका पता है, बाकी तो नीचे उनको भी नहीं पता होगा कि भाई असाइनमेंट हेड कौन है, आउटपुट हेड कौन है, रिपोर्टर कौन है, बेट रिपोर्टर कौन है। एंकर के बारे में जरूर पता होगा क्योंकि टीवी कभी कभार देख लेते होंगे। तो ऐसे मंत्रियों की आदत हो गई, ये फर्क आ गया। ये फर्क आ गया है कि सवाल पूछने पर अगर नौकरी छीने जाने लगे तो आप समझ लीजिए कि फिर पत्रकारिता की क्या दशा और दिशा है। और जब सदन के अंदर अमित शाह एक गाली वाली भाषा का प्रयोग करे और कहीं वो खबर न दिखे न कहीं वो खबर छपे, तो मान लीजिए कि देश में क्या अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। और मैं दर्शकों से कहूंगा कि खुद ही कमेंट करके बता दीजिए। एक बार लालकृष्ण आडवाणी जी ने आपातकाल को लेकर कहा था कि संपादकों को झुकने के लिए कहा गया था, वो तो लेट गए, रेंगने लग गए थे। आज क्या हालत। चलिए संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा की, महत्वपूर्ण बात की, और दर्शकों को समझना चाहिए और इसे विचार करना चाहिए कि आखिर इसमें कई खबरें ऐसी हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी देखने को। तो इन खबरों को देखिए और आनंद लीजिए और हमारा सहयोग भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।